इन्होंने भारत से जा रहे धागे पर यानी यार्न पर बैन लगा दिया। मोहम्मद यूनुस जो अपने आप को बहुत बड़ा इकोनॉमिक एडवाइजर बना रहे थे, उन्हें एक हल्का सा झटका दे दिया है। चाइना पहले से भी भारत के इस पर्टिकुलर क्षेत्र पर नजरें गड़ाए बैठा है। पूर्वोत्तर भारत तक अगर ये चाहते हैं कि चाइना वाले रीच करें तो उन्हें बांग्लादेश की जरूरत होगी। तो चाइना वालों ने चालाकी ये चली है कि इंडिया में 20% टैरिफ नहीं देना, उसकी जगह बांग्लादेश को धागा दे दो। तो फिलहाल के लिए इस माल का महंगा होना भारत की जो इंडस्ट्री है लोकल, उनके लिए फायदे का विषय हो गया। भारत ने जो किया वो ये कि इनके यहां से जो माल इंडिया आ रहा था, उस माल के ऊपर फिलहाल बॉर्डर पर रोक लगा दी है कि आप लैंड बॉर्डर के साथ मत भेजिएगा। आपको ये माल भेजना है तो सी पोर्ट के माध्यम से भेजिएगा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि यार लैंड बॉर्डर से मत भेजिए, सी पोर्ट के माध्यम से भेजिए, इसका क्या लॉजिक है? और मतलब किस तरह से इस बात की हम वैल्यू करें कि लैंड पोर्ट से ना भेजकर सी पोर्ट से भेजेंगे तो हमें फायदा होगा और इनका इतने करोड़ का नुकसान होगा? इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जरूर जान लेते हैं कि आज का तात्कालिक कारण ऐसा क्या है कि भारत ने यह फैसला लिया है। देखिए, दो बड़े कारण हैं। पहला, ये जब चाइना जाकर आए थे तो वहां से लगभग $2 बिलियन का, $2.1 बिलियन का कर्जा लेकर आए थे और उस कर्जे में इन्होंने बांग्लादेश के उत्थान के लिए पैसा खर्च करने का निर्णय लिया। उनमें से एक प्रोग्राम था जिसको ये करवाना चाहते थे चाइना की मदद से, और वो था कि बांग्लादेश के 6 एयरपोर्ट ऐसे हैं जिन्हें ये रेनोवेट कराना चाहते थे, या कहिए कि पुराने ब्रिटिश टाइम के एयरपोर्ट्स थे जो फिलहाल यूज में नहीं आ रहे थे, उन्हें फिर से ये रिफर्बिश करके यूज करना चाहते थे, उन्हें वापस से मतलब कार्यशील बनाना चाहते थे। उनमें से एक पोर्ट ऐसा है, एयरपोर्ट, जो कि भारत की सीमा के बिल्कुल नजदीक है। चूंकि जब ये चाइना गए थे तब ये कहकर आए थे कि पूर्वोत्तर भारत के लिए तो हम ही मतलब पूरी तरह से गार्जियन हैं, ओशन के गार्जियन हैं, और पूर्वोत्तर भारत तक अगर ये चाहते हैं कि चाइना वाले रीच करें तो उन्हें बांग्लादेश की जरूरत होगी। बांग्लादेश ने खुद को इस तरह प्रस्तुत किया था कि पूर्वोत्तर भारत में अगर चाइना भी जाना चाहता है तो वो उसे एज ए रूट यूज करे। चाइना वालों ने ठीक समझा कि हाँ भाई, बांग्लादेश वाले ऑफर कर ही रहे हैं तो सुन लेते हैं। ऐसे में चाइना ने बकायदा बांग्लादेश के रंगपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि चिकन नेक के बिल्कुल 100-125 किलोमीटर दूर है, वहां पर एयरफील्ड बनाने पर सहमति जता दी। हम लोग इस बीच में इनके साथ में गुस्सा दिखा रहे थे। हमने कहा था कि तुम्हारा माल हम हवाई जहाज से नहीं बेचने देंगे। भारत ने पूरी तरह से कार्रवाई करते हुए काम किया, लेकिन इसी बीच में चाइना वालों ने चिकन नेक और भारतीय सीमा के नजदीक अपना एयरपोर्ट बनाने का प्लान शुरू कर दिया। ये ताजा खबर जो आप देख रहे हैं, ये 2 दिन पहले की है, जिसमें चाइना ने बांग्लादेश के अंदर अपना एयरबेस बनाने के लिए चिकन नेक के नजदीक हाल ही में अपने अधिकारी भेज करके सर्वे करवाया है। ये जगह जो है, ये लाल मोनिर हट नाम से एक जगह है। लाल मोनिर हट को अगर समझना है तो मैप पर आप ऐसे समझें, 4000 किलोमीटर से अधिक का हम इनके साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन इन्हें भारत को चुनौती देने के लिए जो जगह मिली बांग्लादेशियों को, वो क्या मिली? कुछ इस तरफ के आसपास एक जगह थी। ये जो जगह है लाल मोनिर हट करके जो जगह है, ये लाल मोनिर हट जगह चिकन नेक, जो कि 22 किलोमीटर चौड़ा है, यहां से लगभग 135 किलोमीटर दूरी पर है। यहां पर ये एयरफील्ड बनवाना चाहते हैं चाइना की मदद से। इसको मैं और दूसरे मैप में दिखाऊं तो ये यहां पर बनवाने की कवायद कर रहे हैं। इस जगह से भारत की सीमा मात्र 15 किलोमीटर दूर है। जगह पर शेख हसीना ने 2019 में भारत के हित में फैसला लेते हुए खुद की एक एविएशन यूनिवर्सिटी चालू करवा दी थी, ताकि यह हो कि इस जगह का उपयोग किसी और पर्पज में ना हो। इसलिए बांग्लादेश की जो वायुसेना है वो अभी लाल मोनिर हट के अंदर अपनी एविएशन को यूनिवर्सिटी चलाती है, ताकि अपने एयरफील्ड के पायलट्स को ट्रेनिंग दिया जा सके। अब इसी जगह को मोहम्मद यूनुस चाइना के साथ विकसित करना चाहते हैं, और चाइना के साथ विकसित करते हुए भारत को एक कड़ी चुनौती देने का मकसद रखते हैं। हमारे चैनल पर आप लोग बहुत दिनों से हमारी खबरें सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? तो 135 किलोमीटर दूर जो ये लाल मोनिर हट के नाम से जो जगह है, ये ब्रिटिशर्स के समय की जगह है, और इस जगह को अभी फिलहाल के लिए ये जो $2.1 बिलियन का लोन लेकर आए हैं, उसी लोन की राशि से यहां पर विकास कार्य करवाना चाहते हैं। चाइना पहले से भी भारत के इस पर्टिकुलर क्षेत्र पर नजरें गड़ाए बैठा है। यही कारण है कि पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश के अंदर बहुत सी जगहों का नाम चेंज करना उसकी पुरानी आदत रही है।
पूर्वोत्तर भारत के साथ चूंकि इसकी सीमाएं साझा होती हैं और उसे यह बेहतर तरीके से पता है कि पूर्वोत्तर भारत पर अगर उसका कब्जा होता है तो पूर्वोत्तर भारत को कब्जने के लिए उसे बस केवल हमारा डोकलाम का रास्ता तोड़ना होगा या चिकन नेक से उसको हमारी कनेक्टिविटी काटनी होगी। अगर वो कनेक्टिविटी काटता है तब तो सारे के सारे एक ही हो रखे हैं भाई, इधर से यहां से बैठा हुआ चाइना, इधर से बांग्लादेश, और ये पूर्वोत्तर को अपने साथ करने में, चारों तरफ से घेरने में कामयाब हो जाएंगे। ऐसा इनकी पिक्चराइजेशन है कि भारत से इस पूरे क्षेत्र को अलग कर दिया जाए। और इस क्षेत्र को अलग करने के लिए बार बार, चाहे पहले डोकलाम वाला विवाद हो जो कि भूटान के मामले में था, ये डोकलाम में अपना काम नहीं कर पाए तो अब उसके बिल्कुल दक्षिण में लॉल मोनेर हाट के अंदर ये अपना एयरफील्ड बना रहे हैं। मतलब चाइना ने पूरी तरह से स्ट्रेटेजिकली, चाहे कितने ही समय में हो, चाहे सलामी स्लाइसिंग धीरे धीरे काटते काटते 10 20 50 साल जो भी हो, उसके विजन में यही है कि भारत का यह हिस्सा उसके बहुत काम का है। अब आपके दिमाग में बनेगा कि ऐसा भी उनके दिमाग में इस जगह को लेकर क्या पिक्चर है। पिक्चर उनके दिमाग में यह है कि बांग्लादेश के पास तो कुछ होगा नहीं उसका विरोध करने लायक, उसको सीधा यहां से इंडियन ओशियन में एंट्री मिल जाएगी। चाइना बहुत ज्यादा परेशान किस बात से होता है कि वो पैसिफिक ओशियन में तो पैर रखा हुआ है, लेकिन जिस ऑयल की इसे जरूरत है वो इंडियन ओशियन से ही इसे मिलता है, क्योंकि गल्फ कंट्रीज इंडियन ओशियन से ही इसे सामान भेजती हैं। इंडियन ओशियन के मामले में उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की चाहत तो रखी है, लेकिन वो सक्सेसफुल होगा या नहीं, अपने आप में डाउट है। इसीलिए ये इस वाले क्षेत्र को अपने लिए फ्यूचरिस्टिक पॉइंट से सोचता है कि म्यांमार के रास्ते से मैं निकाल ले जाऊंगा चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, लेकिन म्यांमार तो दूसरा देश है। भारत के इस क्षेत्र को वो इसीलिए स्थिरता पैदा करने के लिए लगातार यहां पर जो लोकल इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उन्हें वेपन देने का काम, उन्हें विदेशी फंड उपलब्ध कराने का काम, देश विरोध के बाद भारत विरोध में उनसे हरकतें करवाने का काम करता रहता है। तो ये दो लोग इस तरह से जब मिले हैं तो भारत को यह समझ में आ रहा है कि यह भारत के लिए कुछ ना कुछ टेंशन की स्थितियां बन रही हैं, लेकिन फिर भी भारत इसको बहुत हल्के से हैंडल कर रहा है। हैंडल क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत को यह समझ में आता है कि मोहम्मद यूनुस परमानेंट नहीं है, क्योंकि ये इलेक्टेड व्यक्ति नहीं है। बांग्लादेश में जैसे ही चुनाव होंगे, हो सकता है कि कोई चुनाव से जीतकर व्यक्ति दूसरा आए या फिर सेना आए, दोनों में से जो भी होगा, फिलहाल के लिए मोहम्मद यूनुस तो नहीं होंगे। तो इनके साथ में बहस करने का कोई फिलहाल फायदा नहीं है। ऐसे में भारत इनके साथ केवल इकोनॉमिक एंगल पर ही, ट्रेड के अंदर ही कुछ ना कुछ छेड़खानी कर रहा है। अभी इन्होंने और महाशय ने क्या किया, इस पर्टिकुलर क्षेत्र को तो चाइना को दिखाई दिया, एक काम इन्होंने और किया जिसको आप गुस्ताखियों में काउंट कर सकते हैं, जिसको इस तरह से समझा जा सकता है कि ये 1.5 शाना बनते हुए कर गए। होता क्या है, बांग्लादेश कपड़ा निर्माण के लिए, सस्ता कपड़ा निर्माण के लिए जाना जाता है। लेबर सस्ती है, कॉटन काफी पैदा होता है, और कॉफी काफी पैदा होने के साथ साथ ब्रिटिशर्स के समय से ही, उपनिवेश काल से ही बंगाल कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता था। कपड़ा उद्योग में क्या हुआ कि बांग्लादेश का कपड़ा तुलनात्मक रूप से सस्ता पड़ने लगा, और दुनिया भर में आज भी बांग्लादेश का कपड़ा एक्सपोर्ट होता है। बड़े बड़े जो इंडिया के भी ब्रांड्स आप सुनते हैं, जिन कपड़ा निर्माण कंपनियों का आप नाम सुनते हैं, वो उनमें से बहुत सी कंपनियां बांग्लादेश से कपड़ा बनवाकर लेकर आती हैं। भारत क्या करता था कि इनके साथ में ट्रेड बैलेंस रखने के लिए कि तुम्हारा कपड़ा हम खरीदते हैं जो कि एक फिनिश्ड गुड्स है, तो हम तुम्हें यहां से धागा भेज देंगे, तो धागा भेजने से हमारा उद्योग चलता रहेगा और कपड़ा बना के भेजने से तुम्हारे यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। आसान भाषा में ऐसे समझते हैं, ठीक है। तो भारत इनको अपनी तरफ से कपड़े का धागा भेजता था। ये एक तरह से समझिए कि उस धागे को कपड़े में कन्वर्ट करके हमारे पास भेजते थे। कपड़ा बन के आता था, बड़ी मात्रा में इनकी इंडस्ट्रीज चलती हैं कपड़े के लिए ही, तो हमारे भी यहां पर एक तरह से म्यूचुअल इंटरेस्ट का काम होने लगा। इन भाई साहब ने एक समझदारी करी। आज से 1 महीने पहले, 1 महीने पहले, इन्होंने भारत से जा रहे धागे पर यानी यार्न पर बैन लगा दिया। इन्होंने कहा कि हम यार्न भारत से नहीं मंगाएंगे। क्यों नहीं मंगाएंगे? क्योंकि बांग्लादेश से जब 2 बिलियन डॉलर लेकर आए हैं तो उसके प्रति थोड़ी स्वामी भक्ति दिखानी है, और बांग्लादेश को धागा चाइना भी दे सकता है। चाइना में धागा और आसानी से उपलब्ध होगा। ऐसे में चाइनीज धागा इनके यहां पहुंचना शुरू हुआ, भारत का धागा जाना बंद हुआ। तो अब देखिए म्यूचुअल इंटरेस्ट कैसे प्रभावित हुए। जब हमारा धागा नहीं जा रहा है तो हम तुम्हारा कपड़ा कैसे लें, और जब तुम्हारा कपड़ा नहीं लें तो इसका तरीका क्या रखें। अब ये तो कह नहीं सकते कि हम चाइना का धागा लगाए इसलिए नहीं लेंगे, तो अब मैं उस स्थिति में ले जा रहा हूं। तो इन महाशय ने जैसे ही धागा हमारा बैन किया तो हमारे यहाँ के जो लोकल ट्रेडर्स थे उनने कहा साहब हमारा धागा नहीं जा रहा, उनका कपड़ा आ रहा है, ये तो फिर वही वाला हो गया, कच्चा माल ले जाओ और फिर पक्का माल बनाकर लाओ, सर हमारा नुकसान हो रहा है। तो फिर यहां पर दूसरी तिगड़म बिठाई गई। बोले यार एक बात बताओ, चाइना वाले धागा देकर के अगर कपड़ा हमारे पास भिजवा रहे हैं तो उससे हमारा नुकसान क्या हो रहा है?
उसका नुकसान ये हो रहा है कि चाइना का धागा अगर हम इंडिया में मंगाते तो चाइना वालों को बॉर्डर पर यानी कि एक्सपोर्ट ड्यूटी जो कस्टम ड्यूटी जो है ना, या जिसको कहिए टैरिफ, वो भारत में आने से पहले 20% देना पड़ता है। और चाइना वालों ने चालाकी ये चली है कि इंडिया में 20% टैरिफ नहीं देना, उसकी जगह बांग्लादेश को पैसा वो दे दो, धागा दे दो। बांग्लादेश भारत के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट व्यापार करता है कपड़े का, तो धागा उनका बांग्लादेश में पहुंचा, कपड़ा बना और भारत में पूरी तरह से ट्रेड बेनिफिट के साथ इंडिया में कपड़ा बन के घुस गया। तो एक तरह से हमारे पीठ पीछे चाइना ने खुद के धागे से बना कपड़ा भारत में एंट्री करा दिया। 1 महीने में हमको यह बात समझ में आ गई कि चाइना वाले धागा हमको नहीं भेजे। क्यों नहीं भेजे? क्योंकि हमारे यहां तो लगेगा तो टैक्स लग जाएगा। बांग्लादेशियों ने समझदारी क्या करी कि लैंड बॉर्डर से तो ट्रांसपोर्ट फ्री है, तो बोले यहां पर चाइनीज का धागा लो और काम कर लो। भारत को सारा गेम समझ में आ गया। भारत ने बस इतना सा काम किया कि अब लैंड बॉर्डर से होकर के हम आपका धागा नहीं लेंगे या कपड़ा नहीं लेंगे। अभी हमने कोई भी ड्यूटी वगैरह कुछ नहीं बढ़ाई, हमने कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ाई, इनके ऊपर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं बढ़ाई, कुछ नहीं किया। बस इतना सा कह दिया कि कपड़ा आपका लैंड से नहीं लेंगे, आप समुद्र के रास्ते भेजिए। समुद्र के रास्ते भेजिए से मतलब क्या है कि आप ले जाइए और कोलकाता से हमारे पास माल भिजवाइए और मुंबई से माल भिजवाइए। अब कोलकाता और मुंबई की जब आप बात करते हैं ना, तो कहानी क्या है कि जो माल अभी इस बॉर्डर से भारत में कहीं भी एंट्री कर जाता था किसी भी राज्य में, अब वो यहां से तो पहले खुद के इनके चटगांव पोर्ट पर जाएगा, वहां जाकर के ढाका चटगांव होते हुए वहां से वो माल लोड होगा और कोलकाता पोर्ट जाएगा। कोलकाता पोर्ट जाकर जिन जिन जगह पर उन्हें माल को पहुंचाना था, उस माल को पहुंचने में देरी लगेगी। देरी लगेगी, कितनी देरी लगेगी? यहां जो काम मुश्किल से इनका दिन भर में 24 घंटे में या 48 घंटे में हो जाता था, इसको पहुंचने में ऊपर से पहले नीचे और फिर नीचे से ऊपर यहां तक पहुंचने में 2 से 3 हफ्ते का समय लग जाएगा, नंबर 1। और नंबर दूसरा, जो माल यहां से उतर करके दूसरे रास्ते से आएगा, कोलकाता से आए या फिर मुंबई से होकर आए, तो उस माल को यहां पर पहुंचने के साथ साथ किराया बहुत लग जाएगा। किराया, क्योंकि जहाज का किराया, ऊपर से नीचे ले जाने का किराया, और फिर जहाज जहां उतरेगा वहां से ऊपर तक का किराया। तो किराया इसको कम से कम 20% महंगा कर देगा। माल 20% महंगा अगर हो गया तो भारत के अंदर जो कंपनियां बैठी हैं उनका माल सस्ता पड़ने लगेगा। ऐसा थोड़ी कि हमारे देश की कंपनियां कपड़ा नहीं बनाती हैं, कपड़ा बनाती हैं, यार्न भी बनाती हैं, लेकिन बांग्लादेश का माल थोड़ा सस्ता आता था तो हम उनका माल खरीद लेते थे कि लाओ सस्ते में है तो दे दो। लेकिन जब इनका माल खुद ही 20% महंगा हो जाएगा, यही कारण है कि हो सकता है आने वाले समय में टी शर्ट और जीन्स वगैरह आपको थोड़ी महंगी मिले, थोड़े दिन के लिए प्राइसेस में 2 से 3% का असर पड़ सकता है, जब तक इंडिया का प्रोडक्शन लाइन दोबारा से स्पीड ना पकड़ ले। तो फिलहाल के लिए इस माल का महंगा होना भारत की जो इंडस्ट्री है लोकल, उनके लिए फायदे का विषय हो गया। तो फायदे का विषय हो गया तो भारत का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा, बांग्लादेश का एक्सपोर्ट स्वतः ही घटेगा, क्योंकि 20% माल महंगा होने पर भारत ने मना नहीं किया है कि हम टैक्स लगा रहे हैं तुम्हारे पर, बस हमने तो रास्ते बंद किए, इस रास्ते से नहीं, थोड़ा घूम कर आ जाओ। घूम कर आने पर वो माल भेज नहीं पाएंगे, माल महंगा हो जाएगा, भारत में उन्हें खरीदार नहीं मिलेगा। भारत में खरीदार मिलने के अभाव में ऑटोमेटिक उनको $770 मिलियन तक का नुकसान पहुंच जाएगा। केवल कपड़ा नहीं, बाकी और भी चीजें जो यहां इन रास्तों से बंद की गई हैं उनसे इनको नुकसान हो जाएगा। तो उम्मीद है कि हमने इन्हें किस तरह से इतने करोड़ का या इतने मिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचाया वो आपको समझ में आ गया। लेकिन भारत इस बात को समझ रहा है कि इनका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे चैनल पर आप लोग बहुत दिनों से हमारी खबरें सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सब्सक्राइब कर लीजिए।